हेलो माय चैंपियंस, हाउ आर यू ऑल? आई होप यू ऑल आर डूइंग वेरी वेल। तो बच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक न्यू चैप्टर नंबर 6 विच इज ट्राइंगल। तो बेसिकली बहुत अच्छा चैप्टर है, इजी है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा ध्यान यहाँ पर रखना है। कुछ थ्योरम्स हमें यहाँ पर पढ़ेंगे, ठीक है? तो उनको आपको बहुत अच्छे से लर्न करना है, उनके प्रूफ के बारे में आपको अच्छे से देखना है कि हाँ, हम किस तरह से उनको प्रूफ कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। अब इस लेक्चर के लिए मैं फिर से कहूँगी कि आप अपने नोटबुक रजिस्टर साथ में लेके बैठिएगा, ठीक है? ताकि आप जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको मार्क कर सकें और जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको भी आप लिख सकें। डायग्राम है तो हैंड टू हैंड आप बना के चेक कर लीजिएगा। क्लियर है? तो चलिए सबसे पहले देखते हैं, हम कुछ रिकॉल करते हैं जो हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा था। याद करो, क्लास 9th में आपने एक वर्ड पढ़ा था कॉन्ग्रुएंट, ठीक है? और कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल हमने पढ़े थे। तो बेसिकली कॉन्ग्रुएंट फिगर्स होते क्या है? ऐसे दो फिगर्स जिनकी साइज, जिनकी शेप बिल्कुल सेम होती है, देयरफॉर वी कैन से दैट दे आर कॉन्ग्रुएंट फिगर्स, ठीक है? उनको क्या कहा जा सकता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर कहा जा सकता है। अब इसके एग्जांपल्स अगर मैं लेना चाहूँ यहाँ पर, तो देखो जैसे कि ये हमने ट्राइंगल लिया, दोनों की साइज, शेप बिल्कुल सेम है। ऑफ कोर्स शेप तो आपको नजर आ रही है, दोनों ट्राइंगल्स हैं, और साइज भी आप देख सकते हैं कि दोनों बिल्कुल सेम है। अब ये बात ध्यान रखना कि इसके काफी सारे क्राइटेरियाज थे, हमें जब इसको प्रूफ करना था कि किस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं कि ये कॉन्ग्रुएंट है या नहीं है। तो अब हमने वहां पे बहुत अच्छे से पढ़ा था कि साइज इक्वल होनी चाहिए। मीन अगर लेंथ के बारे में बात करी हूं मैं तो लेंथ इक्वल हो, अगर मैं इसके एंगल्स के बारे में बात करी तो वो इक्वल होने चाहिए। क्लियर? इसी तरह से एक और एग्जांपल देखो हम यहाँ पर ले सकते हैं। हमने यहाँ पर लिया पेंटागन, ये भी क्या है? एक सिमिलर, एक कॉन्ग्रुएंट फिगर है, दोनों बिल्कुल सेम है और इसकी साइज बिल्कुल सेम है। क्लियर? अब क्या हो कि अगर हमने एक ऐसा फिगर लिए, हमने 2 ऐसे फिगर्स ले लिए जिनकी साइज तो सेम है, मतलब शेप सेम है, हमें दिख रहे हैं वो दोनों सेम है, लेकिन उनकी साइज सेम नहीं हो, तो हम उन्हें क्या कहेंगे? क्या इसका आंसर है आपके पास? तो जो इसका आंसर है वही हमारा बेसिकली पूरा चैप्टर है। तो ऐसे दो फिगर्स, उनको कहते हैं सिमिलर फिगर्स। क्या कहा जाता है? सिमिलर फिगर्स। सो टू ज्योमेट्रिकल फिगर्स आर सेड टू बी सिमिलर फिगर्स इफ दे हैव सेम शेप। ध्यान से सुनिएगा, सेम शेप। शेप को सेम होना कंपलसरी है, बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। साइज जरूरी हो, साइज सेम हो ऐसा कंपलसरी नहीं है। वापस से दोनों में कंफ्यूज नहीं होना, कॉन्ग्रुएंट में दोनों चीजें जरूरी थी कि साइज भी आपके पास सही हो, शेप भी आपके पास सेम हो। लेकिन अगर हम सिमिलर के बारे में बात करें तो साइज अब सेम है या नहीं है वो चल जाएगा, लेकिन शेप क्या होनी चाहिए? बस शेप जरूरी नहीं है हमारे पास सेम हो, ठीक है? ये बात आ गई समझ में? साइज का मीन क्या है कि कैसी उनकी साइज नजर आ रही है, कितनी बड़ी उनकी वैल्यू है, क्या है, वो सब हमारे पास इसकी साइज से रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। चलिए कुछ एग्जांपल देके देखते हैं हम। जैसे कि हमने यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स ले लिए। क्लियर? अब क्या ये सिमिलर है? सिमिलर मतलब जो एक जैसा नजर आता है, एक जैसे दिखते हैं, उन्हें हम सिमिलर कह सकते हैं। क्या ये दोनों सिमिलर है? हाँ, ये दोनों सिमिलर है। अब क्या ये दोनों कॉन्ग्रुएंट है? कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि देखो इनकी शेप तो बिल्कुल सेम है, लेकिन साइज इनकी क्या है? डिफरेंट है। तो ये डिफरेंस है थोड़ा सा, जिसको आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये 2 रेक्टेंगल्स हमने यहाँ पर ले लिए हैं। अब एक बड़ा है, एक छोटा है, दोनों क्या है? सिमिलर मीन एक जैसे नजर आ रहे हैं, लेकिन ये दोनों कॉन्ग्रुएंट नहीं है। सिमिलरली एक और हम लेते हैं, एक स्टार हमने यहाँ पर बनाया है, तो ये भी क्या है? सिमिलर है, लेकिन ये कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो सिमिलर और कॉन्ग्रुएंट फिगर्स में डिफरेंस आपको समझ में आ गया। सिमिलर की बात करें तो उनकी जो साइज एंड शेप है, 2 ही बातें हैं बस यहाँ पर, साइज, शेप। कॉन्ग्रुएंट में साइज एंड शेप दोनों आपस में इक्वल होती हैं। क्लियर? सिमिलर की अगर मैं बात कर रही हूँ तो साइज वहां पर कैसी भी हो सकती है, बस शेप सेम होनी चाहिए, ठीक है? साइज कैसी भी हो सकती है, देखो यहाँ पे बड़ी साइज है, यहाँ पे छोटी साइज है, ठीक है? यानी कि बिग साइज है, स्मॉल साइज है, यहाँ पर भी हमने लिखा होगा, बट नॉट नेसेसरी द सेम साइज। की शेप इक्वल होना जरूरी है, लेकिन साइज इक्वल होना जरूरी नहीं है। ये सबको क्लियर है? आ गई यहाँ तक बात समझ में? अब देखो ये जो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसमें पूरे में यही थिंग्स है, इन्हीं नंबर से रिलेटेड बात है कि भाई सिमिलर किस तरह से आप इनको प्रूफ कर सकते हैं। अब हमारे पास एक आती है बहुत 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 इंपॉर्टेंट थ्योरम, BPT, ठीक है? बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। अब यहाँ पे आपको इसका स्टेटमेंट भी याद रखना है, इसको किस तरह से हम प्रूफ करते हैं वो भी आपको याद रखना है। दोनों बहुत ज्यादा जरूरी हैं। सैंपल पेपर अगर आपने सॉल्व किया है तो वहां पर भी इससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए जानते हैं उसका स्टेटमेंट क्या होता है। ये रहा उसका स्टेटमेंट। मीन कि अगर आपके पास एक ट्राइंगल बना हुआ है, ठीक?
अब एक लाइन वहां पर आपने उसमें ड्रॉ कर रखी है, वो लाइन इस तरह से कि थर्ड साइड के पैरेलल है, ये ट्राइंगल है, ये दोनों आपस में लाइंस पैरेलल है। तो जो ये लाइन है दोनों साइड को जिन पार्ट में डिवाइड करती है तो उनका रेशियो सेम होता है। इसको देखो हम वापस से समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये एक लाइन हमने ड्रॉ कर दी, इसकी हम नेमिंग कर देते हैं, ये नेमिंग हो गई। तो इसमें से हमें ये पता चलेगा कि अगर ये लाइन DE पैरेलल टू BC है तो हम ये कह सकते हैं दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये देखो AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। ये स्टेटमेंट आपको लर्न करना कंपलसरी है, बिल्कुल अपने माइंड में फिट कर लीजिए कि ये स्टेटमेंट आपको याद करना ही करना है क्योंकि ये बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, इसी से हमारे पास आगे बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होंगे, बहुत सारी थ्योरम्स हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे इसी स्टेटमेंट के बिहाफ में। अब बात आती है कि क्या इसे किसी और नेम से भी जाना जाता है? बिल्कुल, अगर ये स्टेटमेंट आपको बीपीटी के नेम से नहीं आता तो आपसे ये भी कहा जा सकता है कि बताइए स्टेट एंड प्रूफ थेल्स थ्योरम, तो इसी को थेल्स थ्योरम भी कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। कंफ्यूजन के लिए एग्जामिनर कैसे भी दे सकता है, चाहे तो वो प्रॉपर नेम वाइज दे सकते हैं, दैट इज स्टेट एंड प्रूफ बीपीटी। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन हमारे पास ये बन सकता है कि वो ओनली ये स्टेटमेंट दे सकते हैं। अब स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट भी हम पढ़ लेते हैं एक बार। इफ ए लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि एक साइड के पैरेलल है टू इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स इन डिस्टिंक्ट पॉइंट, यानी कि जो अदर टू साइड है उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट पर वो इंटरसेक्ट करती है, देन द अदर टू साइड्स आर डिवाइडेड इन द सेम रेशियो। तो ये जो अदर साइड्स है वो सेम रेशियो में डिवाइड होंगी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हमारे पास बनते हैं जो हम आगे सॉल्व करेंगे, लेकिन मैं फिर भी आपको एक बार आइडिया देती हूँ कि किस तरह से क्वेश्चन फॉर्म होते हैं। आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, मान लो AD की वैल्यू आपको पता है, DB की वैल्यू आपको पता है, ठीक है, AE की वैल्यू आपको पता है, बट आपसे पूछा जाएगा बताइए व्हाट इज द वैल्यू ऑफ EC। फाइंड आउट कर सकते हैं, ये रेशियो है, वैल्यू पुट करके हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से फाइंड आउट कर सकते हैं। या फिर आपको ये बोल दिया जाए कि AD की वैल्यू नहीं पता, बाकी तीनों की वैल्यू आपको गिवन है, तब भी आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर हमारे पास काफी सारे क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। अब चलिए बात करते हैं कि क्या मैम इसे हम प्रूफ भी कर सकते हैं? हाँ बिल्कुल, इसे हम प्रूफ करेंगे और वो प्रूफ हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। तो मैं आपको प्रॉपर वे में अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ भी बताऊंगी, उसके अलावा मैं आपको एक बार रफली यहाँ पर एक्सप्लेन कर देती हूँ कि इस क्वेश्चन में हमें करना क्या है, मीन जो ये प्रूफ है हम किस तरह से इसको प्रूफ कर सकते हैं इस थ्योरम को। क्लियर, आगे बात समझ में। अब आपको यहाँ पर क्या करना है, पहला काम तो आपको ये करना है कि ये डायग्राम आप अच्छे से आपके माइंड में फिट कर लो। डायग्राम हमारे एग्जाम में आएगा, मतलब डायग्राम हम प्रूफ जब भी करेंगे हमें यूज करना है। सेकेंड थिंग कि ये जो पॉइंट है BE और DC, तो इनको आपको क्या करना है, ज्वाइंट करना है। देखो ये BE और DC को हमने ज्वाइंट कर दिया। थर्ड पॉइंट हमारे पास क्या आता है कि हम यहाँ से पॉइंट D से AE लाइन पर एक परपेंडिकुलर डालते हैं, यानी कि एक एल्टीट्यूड बनाते हैं। एल्टीट्यूड का मतलब होता है एक 90 डिग्री का एंगल आप बनाते हैं। कहाँ से? एंगल D से AE पर बनाएंगे और E से कहाँ बनाएंगे, इस लाइन पर बना देंगे AD पर। ये एंगल्स कितने हैं हमारे पास, 90 डिग्री के। क्लियर, ये बात आगे समझ में। अब हम बात करते हैं कि हमें इस क्वेश्चन में इसको प्रूफ करने के लिए क्या करना है। तो ध्यान से सुनो, अगर मैं इस ट्राइंगल के बारे में बात करूं, ये रहा हमारे पास ट्राइंगल, आई थिंक आपको क्लियरली विजिबल होगा, इसको अच्छे से हमने हाईलाइट भी कर लिया है, ADE। अगर मैं इसका एरिया आपसे फाइंड आउट करने को बोलूं तो हम निकालेंगे एरिया ऑफ ADE विच इज इक्वल टू 1/2 बेस इंटू हाइट। अब इसके लिए देखो बेस क्या होगा, इंपॉर्टेंट बात आती है कि इसका बेस क्या होगा। तो ये वाला पार्ट इसका बेस होगा या नहीं होगा, होगा। अगर इस ट्राइंगल को इस तरह से यहाँ पे हम फोल्ड कर दें तो ये क्या हो जाएगा, AD इसका बेस हो जाएगा। अब बात करते हैं कि मैम हाइट क्या होगी। तो देखो अब इसको अपन पहले नेमिंग कर देते हैं, मान लो ये हो गया F और ये पॉइंट हो गया G। क्लियर है, तो ये EF जो है, अगर मैं इस ट्राइंगल के बारे में बात करूं तो EF इसकी क्या हो जाएगी, एल्टीट्यूड हो जाएगा, मीन इसकी हाइट हो जाएगी। तो इस तरह से हम इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं। हमने लिख दिया AD मल्टीप्लाई EF। क्लियर, एक इक्वेशन हमारे पास ये बन जाएगी। फिर अपन यहीं पर ही एक और हम वापस से एरिया निकालना है हमें किस पार्ट का। देखो एक साइड अगर आपने चूज कर ली, ये वाला पार्ट अगर मैंने चूज कर लिया तो यहाँ पर 2 ट्राइंगल्स हमारे पास फॉर्म होंगे। एक ट्राइंगल ये अपर ट्राइंगल और एक ये लोअर ट्राइंगल। लोअर ट्राइंगल कहाँ है, देखो हमारे पास ये रहा। क्लियर, अब हम क्या करेंगे, इसका भी एरिया फाइंड आउट करेंगे। अब इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए बेस तो हमें पता है कि BD हो जाएगा, लेकिन एल्टीट्यूड या हाइट हमें नहीं पता। अब हाइट की जगह आप गलती से भी ये DE नहीं यूज करना, क्योंकि इस तरह से डायग्राम बना हुआ है। अगर मैं आपको रफली हम इसका ऐसे डायग्राम बनाए तो यूं बना हुआ है, ठीक है। पॉइंट है D, पॉइंट E, पॉइंट B और यहां से ऐसे लंबी लाइन जा रही है, ठीक है। ये वाली लाइन हो गई हमारे पास A पॉइंट। अब अगर ये डायग्राम मैं आपको एग्जाम में देती हूँ तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले कि बेस हमें पता है, हाइट हमें आइडेंटिफाई करनी है। हाइट के लिए हम क्या करते हैं, ये E पॉइंट से एक एल्टीट्यूड यहाँ पर मेजर करते हैं।
यहाँ पर हमने एक एल्टीट्यूड मेजर किया, तो उसको आप ध्यान से देखो, ये जो एफ अपन ने बनाया है ये क्या है, ये यही तो पॉइंट है, यही एल्टीट्यूड है। तो यहाँ से बेस पता चल गया, हाइट हमें यहाँ पर मेजर हो जाएगी। क्लियर? सेकंड वर्क हमें ये करना है। एक बार इस वाले ट्राइंगल की, इस वाले पार्ट के लिए किया, अब सेकेंडली हम क्या करेंगे, दोबारा से हम ये जो एरिया है, अब इन दोनों को अपन डिवाइड कर देंगे। प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप मैं आपको आगे प्रॉपर अच्छे से बताऊंगी, ठीक है। अब हम वापस से इस वाले ट्राइंगल के एरिया के बारे में बात करते हैं, लेकिन यहाँ पर बेस हम क्या लेंगे, बेस हम ये ए ही ले लेंगे। कौन सा बेस ले लेंगे, ए ही ले लेंगे। अब इस बेस के साथ हाइट कितनी हो जाएगी हमारे पास, देखो ये वाली हाइट हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, जीडी हमारे पास इसकी हाइट हो जाएगी। क्लियर है? अगर मैं वापस से इधर से ट्राइंगल लेना चाहती हूँ तो फिर सेकंड हम लेंगे कि ये जो डाउन वाला ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, इसका एरिया निकालेंगे। तो इसके लिए हाइट कितनी हो जाएगी, इसके लिए भी हाइट डीजी हो जाएगी। तो इस तरह से दोनों का एरिया निकालेंगे, उनका रेशियो करेंगे। फिर हमारे पास एक और इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट आता है जो प्रीवियस क्लास में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी टू ट्राइंगल्स होते हैं वो सेम बेस पर फॉर्म होते हैं, दो ट्राइंगल है एक ही बेस पर अगर बने हुए हैं तो उनके एरियाज आपस में इक्वल होते हैं। तो ये भी हमने एरिया निकाला, ये वाला भी एरिया निकाला, दोनों को अपन इक्वल कर देंगे। जैसे ही दोनों को इक्वल करेंगे तो ऑफकोर्स हमें पता है कुछ ना कुछ तो कट हो जाएगा, कुछ रिमेनिंग रहेगा। तो रिमेनिंग पार्ट हमारे पास आ जाएगा AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC, ये आपस में इक्वल आ जाएंगे। ये आपको समझ में आ गया कि क्वेश्चन में हमें करना क्या है। मैंने सिर्फ आपको अभी ये एक्सप्लेन किया है, सॉल्यूशन अभी हम प्रॉपर वे में बहुत अच्छे तरीके से करने वाले हैं। आगे बात समझ में, ठीक है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। अब नेक्स्ट में हम जो प्रॉपर इसका एक्सप्लेनेशन है वो देखने जा रहे हैं। क्लियर? तो चलिए देखो, ये हमारे पास डायग्राम बना हुआ है, ये पॉइंट्स भी हमने यहाँ पर पहले ही हाईलाइट कर लिए क्योंकि हमें पता है कि आगे हमारे पास इनकी रिक्वायरमेंट आएगी। तो हम इनको प्रूफ स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले देखो, तो हमने लिखा है यहाँ पर गिवन है द ट्राइंगल ABC इन विच ए लाइन DE पैरेलल टू BC, DE BC के पैरेलल है, इंटरसेक्ट AD एट A, मतलब AB को D पॉइंट पर और इस पॉइंट इसको E पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। क्लियर है? अब इसके बाद हमें क्या करेंगे कि हमें प्रूफ क्या करना है, हमें ये तो पता होना चाहिए कि हम प्रूफ क्या करना चाह रहे हैं। ये हमने यहाँ पर हमारा जो प्रूफ करना चाहते हैं वो लिख लिया। इसके बाद हम क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का मीन आता है कि अगर कभी भी ट्राइंगल्स में कोई ऐसा पार्ट आता है जिसको आप ड्रॉ करते हैं तो वो कंस्ट्रक्शन में आता है। हमने लिखा ज्वाइंट B एंड CD, तो हमने यहाँ पर कर दिया B एंड CD, जो मैंने आपको प्रीवियसली बता ही दिया था। ठीक है। अब इसके बाद हमने एक और क्या किया था, यहाँ पर हमने एल्टीट्यूड बनाया था, तो उसी के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। ड्रॉ EF परपेंडिकुलर टू AB। EF कहाँ बना दिया हमने, EF AB पर है, और इसी तरह से हमने GD बना दिया, BG बना दिया किस पर, AC पर। तो ये आपस में ध्यान रखना कि ये क्या है, परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री एंगल है। अब 90 डिग्री बनाने के पीछे हमारा इंटेंशन ही यही था कि हम इसको हाइट कहें, क्या कहें, हाइट कहें, इट्स मीन एल्टीट्यूड कहें। क्लियर? बढ़े आगे। अब इसके बाद वापस से देखते हैं कि अब हमें और क्या करना है। मैंने क्या बताया था, एरिया हम फाइंड आउट करेंगे, और ये हम फॉर्मूला बहुत अच्छे से जानते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई बेस मल्टीप्लाई हाइट। क्लियर? बहुत अच्छे से आपने पढ़ा है ये वाला फॉर्मूला। अब हम इनके बारे में, एरिया के बारे में बात करेंगे। अब दोनों का निकाल के मैंने रेशियो कर दिया, किसका, ADE एंड BD। तो देखो AD का है ADE एंड BDE, ये वाला पार्ट मैंने कहा था कि पहले एक बार के पार्ट को आपको लेना है। ये वाले साइड के आपने दोनों ट्राइंगल्स कवर कर लिए। ठीक है। अब इनके एरिया मैंने अभी बताया था, इसे आपको 1/2, तो बेस हो जाएगा हमारे पास देखो AD, और हाइट हो जाएगी हमारी EF। ठीक है। और वापस से अगर मैं इसका निकालूं तो बेस हो जाएगा BD और हाइट हो जाएगी EF। अब यहाँ पर EF से EF कैंसिल हो जाएगा, 1/2 से 1/2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये किसके इक्वल आ गया, AD अपॉन DB। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 मेजर कर देंगे। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट देखो, अब हमें क्या करना है, वापस से मैंने कहा था कि इस साइड का हो गया हमारे पास काम, अब नेक्स्ट साइड के बारे में हमें वर्क करना है। नेक्स्ट ट्राइंगल वापस से ADE हमें यहाँ पर यूज करना है, तो हमने लिया सिमिलरली ट्राइंगल ADE अपॉन ट्राइंगल AEC। ठीक है। अब कंफ्यूज कहाँ पे बच्चा हो जाता है, अगर उन्होंने रटा है, रटने की अगर आपने इसको कोशिश करी, तो हम क्या करते हैं कि ये ADE BC नेमिंग में कंफ्यूज हो जाते हैं। कभी मान लो किसी स्टूडेंट ने ये B पॉइंट को इधर लिख लिया, C पॉइंट को इधर लिख दिया, ठीक है, या फिर DE की जगह ED लिख दिया, कुछ और नेमिंग कर दी, यहाँ पर FG नेमिंग कर दी, तो हमें कंफ्यूजन हो जाता है कि हमें एक्चुअल में करना क्या था। हम भूल जाते हैं कि यार हमारे तो क्वेश्चन में आंसर ही रॉन्ग आ रहा है, हमारा तो AD आना चाहिए था, जबकि यहाँ पे BC आ रहा है या कुछ और आ रहा है। तो ऐसी सिचुएशन से बचने के लिए आपको सिर्फ एक बात ध्यान रखनी है कि जो भी आपको डायग्राम गिवन हो, नेमिंग आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हैं, बस कंसेप्ट ध्यान रखो। कंसेप्ट मैंने आपको पहले बता दिया, क्योंकि मैं इसलिए इसको इतना अच्छे से एक्सप्लेन कर रही हूँ, क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। क्वेश्चन आता है, सैंपल पेपर में भी था, मैं फिर से रिकॉल करा दूँ आपको, तो हमें इसको बहुत ही अच्छे से पढ़ना है। क्लियर है? कंसेप्ट समझ में आ गया? एक बार वन साइड के ट्राइंगल्स लेने, एक बार
अपोजिट साइड के हम यहाँ पर ट्राइंगल्स लेंगे। तो ये अपन ने लिख लिया। अब यहाँ पे भी देखो हमारे पास कैंसिल हो गया, डीजी से डीजी कैंसिल हो गया, ये बच गया। अब ये बेसिकली हमारे पास ये 2 स्टेटमेंट है, 2 इक्वेशन है, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। अब आता है हमारा एक और स्टेटमेंट, ठीक है। अब आता है हमारा स्टेटमेंट दैट सिंस ट्राइंगल बीडी एंड डीईसी स्टैंड ऑन द सेम बेस, कि अगर दो ट्राइंगल सेम बेसिस पर होते हैं तो उनके एरियाज भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और अगर वो दोनों पैरेलल लाइन के बीच में हो, यानी कि सेम बेस पर हो, पैरेलल लाइन के बीच में हो, तो उनके एरियाज इक्वल होते हैं। ये हमने पढ़ा है बहुत अच्छे से। तो हमने लिख लिया कि एरिया ऑफ बीडी, अब बीडी का है देखो BDE ये वाला ट्राइंगल, और दूसरा ट्राइंगल था DCE या EDC, कुछ भी आप इसको नेमिंग कर सकते हो, इक्वल हो जाएगा। अब जैसे ही मैंने यहाँ लिखा, अगर मैं इक्वेशन 3 से वैल्यू में यहाँ पर पुट कर दूं, कर सकती हूँ। तो AD तो देखो दोनों में सेम आ रहा है, यहाँ पर भी इसकी जगह BDE आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। तो मैं इन दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल कर सकती हूँ कि नहीं कर सकती, कर सकते हैं। तो देखो तीनों इक्वेशन की हेल्प से हमने क्या किया, दोनों इक्वेशन को आपस में इक्वल किया। तो हमारे पास रिजल्ट निकला दैट AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC। अब ये हमारा प्रूफ हो गया और यही है हमारी BPT। क्लियर है यहाँ तक सबको। अब यहाँ से हमारे पास एक अच्छा क्वेश्चन भी फॉर्म होता है। कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए, कि AD अपॉन DB की जगह वो हमसे पूछ लेते हैं AD अपॉन AB इज इक्वल टू AE अपॉन AC। इस कंडीशन में आपको क्या ध्यान रखना है, स्टेटमेंट आपको यहां तक प्रूफ करना है। अगर प्रूफ करने को बोला गया तो प्रूफ कीजिए। प्रूफ करके हमारे पास क्या रिजल्ट निकला था, देखो यहां से AD अपॉन DB विच इज इक्वल टू AE अपॉन EC अपॉन EC। अब हम अगर दोनों साइड यहाँ पर +1 कर दें, ये मैंने दोनों साइड +1 कर दिया, तो देखो AD प्लस DB बनेगा कि नहीं बनेगा। AD प्लस DB की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास, AB हो जाएगा। AB अपॉन DB इज इक्वल टू यहाँ पर बन जाएगा EC, अगर मैं उधर करूँ तो AE प्लस EC कितना हो जाएगा, AC अपॉन EC। ठीक है। अगर मैं इनका रेसिप्रोकल कर दूं, मतलब इनको फ्लिप कर दूं, तो देखो हमारे पास जो हमें चाहिए वो बनेगा या नहीं बनेगा, बन जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पर और भी क्वेश्चन फॉर्म कर सकते हैं। क्लियर। अब एक और यहाँ पर स्टेटमेंट आता है कि जो अभी हमने BPT पढ़ी है, ठीक है, उसका रिवर्स पार्ट भी होता है, उसका कन्वर्स भी होता है। मतलब अगर आपसे कह दिया जाए, एग्जामिनर ने कह दिया कि आपको मैंने जो ट्राइंगल दिया है, ठीक है, उसमें जो रेशियो है वो रेशियो हमने सेम दी थी जो हमने लास्ट टाइम अभी प्रूफ किया था। अब आप मुझे बताओ कि जो लाइन्स है दोनों आपस में पैरेलल है, तो हम उसके लिए क्या करेंगे। तो पहले तो अपन स्टेटमेंट देखते हैं, फिर उसके बाद हम उनका प्रूफ भी सॉल्व करेंगे। इफ ए लाइन डिवाइड्स एनी 2 साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल, यानी कि कोई लाइन है वो ट्राइंगल के 2 उनको डिवाइड करती है सेम रेशियो में, देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तब वो लाइन थर्ड साइड के पैरेलल होती है। क्लियर। अब डायग्राम भी चलिए अपन बना लेते हैं। हम यहाँ पर ये हमने डायग्राम बना लिया, ये लाइंस अपन ड्रॉ कर रहे हैं, तो हम कहना चाह रहे हैं कि ये पार्ट इक्वल है। ठीक है, AD अपॉन DB इज इक्वल टू AE अपॉन EC है। आपको सिर्फ ये बताना है कि क्या है, दोनों लाइन पैरेलल है, ये प्रूफ करना है हमें। तो ये हमने एक तो स्टेटमेंट देख लिया हमारा कि स्टेटमेंट ये है, अब इसको हम प्रूफ करेंगे आगे। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ में आ गया। अब देखिए प्रूफ में हमें क्या करना है, सबसे पहले वापस से वही, पहले गिवन क्या है, ट्राइंगल हम यहाँ पर फॉर्म करेंगे। हमने एक ट्राइंगल बना लिया जो भी हमने प्रीवियस लेक्चर में बनाया, मतलब प्रीवियस स्लाइड पे हमने बनाया हुआ था, वही ट्राइंगल हमने यहाँ पर यूज कर लिया है। ठीक है, जो भी गिवन होता है पहले वो लिख लो। गिवन है दैट ट्राइंगल ABC, ए लाइन AD हमें दी गई है कि इस ट्राइंगल में एक लाइन है जो इसे इस तरह से इंटरसेक्ट करती है कि ये दोनों आपस में इक्वल पार्ट में रहे। हमने इसको मेंशन कर लिया, उसको इक्वेशन 1 दे दिया क्योंकि ये हमारे यूज आएगा, हमारे लिए काम आएगा। सेकंड, इसके बाद हम क्या करते हैं कि अब प्रूफ क्या करना है कि ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। पैरेलल प्रूफ करने के लिए हम यहाँ पर एक तरह से इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करेंगे कि हम यहाँ पर मानेंगे कि ये पैरेलल नहीं है, हम एक और लाइन यहाँ पर ड्रॉ करेंगे कि जो पैरेलल होगी। तो हमने लिख दिया लेट अस अज्यूम दैट ट्राइंगल ABCDE इज नॉट ए पैरेलल टू BC, कि दोनों आपस में पैरेलल नहीं है। नहीं है तो कोई तो होगा, अब कौन होगा, तो उसके लिए अपन एक और लाइन यहाँ पर DF ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पर देखो DF हमने लाइन ड्रॉ कर ली, पॉइंट हमने यहाँ पे लगा रखा है, तो ये लाइन हमारी हो जाएगी कि हाँ ये लाइन आपकी पैरेलल है। हमने माना है, देखो दिख नहीं रही है आपको, ये मैं भी जानती हूँ कि आपको ये पैरेलल नहीं नजर आ रही, लेकिन मैथमेटिक्स से होता क्या है, हम अज्यूम क्या करते हैं लेकिन प्रूफ कुछ और ही करते हैं। ठीक है, लेकिन जो भी प्रूफ करते हैं वो बिल्कुल सही होता है, ये हमने यहाँ पर अज्यूम कर लिया। अब देखो अगर ये लाइन पैरेलल है, ये दोनों लाइन पैरेलल है, तो BPT मैं यहाँ पर अप्लाई करूं। अकॉर्डिंग टू BPT AD अपॉन DB इज इक्वल टू AF अपॉन FC होगा या नहीं होगा, हो जाएगा। तो अपन यहाँ पे BPT अप्लाई करेंगे। देखो शॉर्ट में इसको BPT कहा जाता है, आप जानते ही है। ये स्टेटमेंट बन गया। अब इन दोनों को ध्यान से देखो, इन दोनों इक्वेशन से LHS आपकी सेम है, तो क्या RHS यहाँ पर मैं इक्वल कर सकती हूँ, कर सकते हैं।
चलिए अभी अपन वो भी कर देंगे। दोनों इक्वेशन से हमारे पास एक इक्वेशन फॉर्म हो गई, ए अपॉन ई सी इज इक्वल टू ए अपॉन एफ सी, ये हमारे पास इक्वेशन फॉर्म हो गई। लेकिन अभी भी हमें तो पैरेलल प्रूफ करना था, आपने तो ए और इनको रेशियो इनका सेम बना दिया। अब आगे अपन क्या करते हैं, चलिए देखते हैं आगे का हमारा जो प्रूफ है उसके बारे में बात करते हैं। दोनों साइड अपन 1 ऐड कर देंगे, जैसा कि मैंने पहले आपको ट्राइंगल में बताया था। क्या करना उस कंडीशन में, 1 ऐड कर दिया, 1 ऐड कर दिया दोनों साइड में, तो हमारे पास +1 हो गया। अब ये क्या बन जाएगा, ईसी था, अब ईसी बन रहा था, स्मॉल पार्ट था, इसी में +1 कर देंगे हम, तो क्या बन जाएगा, एसी बनेगा नहीं बनेगा, बन जाएगा। एसी अपॉन ईसी इज इक्वल टू एसी अपॉन एफ सी, तो एसी से एसी कैंसिल, तो रिमेनिंग क्या हो गया, ईसी अपॉन एफ सी। तो यहाँ से कंक्लूजन निकला कि जो दो पार्ट थे उनको हम डिफरेंट मान रहे थे, कि वो जो दोनों लाइन अलग है, ईसी अलग मान रहे थे, एफसी अलग मान रहे थे, तो ऐसा हमारी बात गलत है। वो दोनों लाइन तो सेम है, इसका मतलब कि ई और एफ है तो वो अलग अलग पॉइंट्स नहीं है, वो दोनों सेम पॉइंट है। दस वी कैन से दैट द पॉइंट्स ई एंड एफ कोइंसिडेंट पॉइंट जो होते हैं, कोइंसिडेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पर, मतलब दोनों एक ही पॉइंट है हमारे पास। क्लियर विद डी, ठीक है, डी के साथ। अब इसके बाद हमारे पास स्टेटमेंट निकल गया, हैंस डी इज ऑल्सो पैरेलल टू बी सी, ठीक है। तो डायग्राम अच्छे से ड्रॉ करना। बेसिकली अगर मैं कहूँ कि ये आपके लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है प्रूफ की, अगर हम कन्वर्ट्स की बात करते हैं, लेकिन बीपीटी का प्रूफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसको बहुत अच्छे से पढ़ना। कन्वर्ट्स के प्रूफ के लिए मैं आपसे यूँ नहीं कहूंगी कि नहीं आपको बहुत अच्छे से करना है, बस समझ लो, अगर आ जाता है तो हम प्रूफ कर सके, बट वैसे कन्वर्ट्स का प्रूफ हमारे लिए उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट इसके बाद देखो अब अपन क्या करते हैं, अब इसके बाद हम सॉल्व करेंगे हमारे कुछ फिलअप्स हैं। अब बेसिकली ये फिलअप्स क्या है, एक्सरसाइज 6.1 है, ठीक है, लेकिन अब उसमें बहुत इजी है, आपने भी देखा होगा, आई थिंक अब तक तो बहुत सारे बच्चों ने सॉल्व भी कर ली होगी, तो उसको मैं एज ए फिलअप्स की फॉर्म में आपको यहाँ पर करवा देती हूँ। सबसे फर्स्ट था ऑल सर्किल्स आर, के जितने भी सर्किल होते हैं वो कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं या कॉन्ग्रुएंट होते हैं। देखो कॉन्ग्रुएंट का मीन बिल्कुल सेम होने चाहिए, रेडियस भी इक्वल होनी चाहिए, लेकिन ऐसा तो जरूरी नहीं है, तो सर्किल्स क्या हो जाएंगे यहाँ पर, सिमिलर होते हैं। कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं। सेकंड देखिए ऑल स्क्वायर्स आर, जितने भी स्क्वायर्स हैं, क्या स्क्वायर्स यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट होते हैं, नहीं होते हैं। स्क्वायर्स भी कैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, क्योंकि उनकी साइड्स का रेशियो कुछ भी हो सकता है। कॉन्ग्रुएंट का मीन कि बिल्कुल सेम होना चाहिए, तो यहाँ पर भी आ जाएगा सिमिलर। थर्ड हम बात करते हैं कि ऑल ट्राइंगल्स आर सिमिलर। अब ऐसे कौन से ट्राइंगल्स है जो हमेशा सिमिलर रहेंगे, तो देखो आप आइसो स्केल मीन 2 साइड जिसकी इक्वल है, लेकिन थर्ड साइड वो कुछ भी हो सकती है, और इनका रेशियो भी पता नहीं हमारे पास क्या आ सकता है। तो ऐसे ट्राइंगल्स इक्विलेटरल ट्राइंगल होते हैं, तीनों साइड इक्वल होती है, वो हमेशा सिमिलर होते हैं, ठीक है। अब क्या ये हमेशा कॉन्ग्रुएंट होंगे, क्या नहीं, कॉन्ग्रुएंट हमेशा नहीं होंगे, क्योंकि दो ट्राइंगल्स हैं, अगर वो इक्विलेटरल हैं तो हो भी सकता है, कॉन्ग्रुएंट भी हो सकते हैं, लेकिन इसके बारे में हमें एंगल से रिलेटेड भी बात यहाँ पर हमें करनी पड़ेगी। फोर्थ पॉइंट देखो, 2 पॉलीगन्स। अब यहाँ पर एक डेफिनेशन बन गई आपके पास कि सिमिलरिटी की डेफिनेशन क्या होती है। 2 पॉलीगन्स ऑफ द सेम नंबर ऑफ साइड आर सिमिलर, वो सिमिलर होंगे इफ देयर कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर, अगर उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स कैसे हो, इक्वल हो, कैसे हो, इक्वल, एंड देयर कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स, और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड कैसी होनी चाहिए, कॉन्ग्रुएंट में हम इसको इक्वल कहते थे, लेकिन अगर अपन यहाँ की बात करें तो हम बोलेंगे प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए, प्रोपोर्शनल होनी चाहिए। आ गया सबको समझ में। तो ये एक्सरसाइज 6.1 भी हमारी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। आपको कुछ डायग्राम दिए गए हैं, आपको ये बताना है कि क्या ये सिमिलर है या नहीं है, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, वो बहुत अच्छे से कर भी सकते हैं। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। अब यहाँ पर काफी सारे क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन के बारे में हम आज बात करेंगे, कुछ क्वेश्चन हम नेक्स्ट हमारे लेक्चर में सॉल्व करेंगे। सो इन द गिवन फिगर, आपको यहाँ पर एक फिगर गिवन है, देखो एक ट्राइंगल आपको बना हुआ है, ये बीपीटी के हेल्प से आपको करना है। क्लियर है, मैंने पहले ही बताया था और क्या क्या इन्फॉर्मेशन यहाँ पर गिवन है, दैट डी पैरेलल टू बीसी। डी कहाँ पर है, देखो डी पैरेलल टू बीसी, ये दोनों आपस में पैरेलल है। तो आपको क्या प्रूफ करना है, आपको फाइंड करनी है वैल्यू ऑफ ईसी। अब इसके लिए अपन क्या करेंगे, बीपीटी अप्लाई करें, तो ये दोनों पार्ट आपस में इक्वल हो गए, ये इसके इक्वल होगा, ये वाला पार्ट इसके इक्वल होगा, तो अपन क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से यहाँ पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं या नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हैं, ठीक है। इन ट्राइंगल एबीसी के बारे में हमने यहाँ पर बात ली है, दोनों लाइन हमारे पास पैरेलल थी, सो स्टेटमेंट हमने यूज कर लिया बीपीटी का। बीपीटी को आप एग्जाम में जब भी यूज करें तो जरूर लिखना, ठीक है। वैल्यूज हमने यहाँ पे पुट करी, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम यहाँ पर कर देंगे, देखो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो गया, वापस से इसको ट्रांसपोज कर देंगे तो 3/15, पॉइंट हटाया तो यहाँ पर 10 लग जाएगा, तो कितना बन जाएगा 30/50, तो हो गया हमारे पास 2 आंसर। क्लियर है, आ गया आंसर। इसी तरह से आपसे और भी क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। मान लीजिए इसी ट्राइंगल में कह देता हूँ कि आपको ये वैल्यू भी नहीं पता और ये वाली वैल्यू भी नहीं पता, या ये वाली वैल्यू भी नहीं पता, और बोल दिया कि इन दोनों की वैल्यू सेम है, फाइंड करो, तभी बीपीटी अप्लाई करेंगे, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखें, हो जाएगा ऐसे। इस तरह के और भी क्वेश्चन है इसमें,
2-3 क्वेश्चन है, हमने एक क्वेश्चन के यहाँ पर सॉल्व किया है, सेकंड क्वेश्चन आपको अच्छे से सॉल्व करना है। नेक्स्ट देखो, इसके बाद हम क्या देखेंगे, इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर सेकंड के बारे में बात करते हैं। E एंड F आर पॉइंट्स ऑन द स्लाइड, यानी कि एक आपको यहाँ पर एक साइड्स दी गई है, एक ट्राइंगल बनाया हुआ है। तो देखो हमने यहाँ पर ट्राइंगल बना लिया, इसके ट्राइंगल पे हमने नेमिंग कर दी है कि PQR है, और एक हमको साइड भी दी गई है EF। अब आपसे ये कहा गया, इनकी वैल्यू दी है और आपसे ये पूछा है कि बताओ क्या ये दोनों लाइन पैरेलल है या नहीं है। पैरेलल है या नहीं है तो अपन क्या करेंगे, बीपीटी अगर ये यहाँ पर अप्लाई हो रही है तो पैरेलल होगी, ठीक है। अगर ये दोनों रेशियो इक्वल आ रहा है दोनों साइड का, तो हम कह देंगे कि हाँ ये पैरेलल है। तो सबसे पहले अपन लिखेंगे P अपॉन EQ। देखो यहाँ पर PE अपॉन EQ 3.9 अपॉन 3, क्योंकि इनकी वैल्यूज हमें गिवन है तो ये कितना हो जाएगा 1.3, तो ये रेशियो आ गया 1.3। या फिर ज्यादा से ज्यादा इसको मैं और लिख सकती हूँ कि 13 अपॉन 10, सिंप्लीफाई की फॉर्म में। अब हमें उस साइड के बारे में अगर मैं बात करूँ तो PF अपॉन FR हमने लिख दिया PF अपॉन FR। क्या मुझे PF की वैल्यू पता है, बिल्कुल पता है 3.6। क्या मुझे FR की वैल्यू पता है, यस 2.4। तो ये किससे कट हो जाएंगे, 12 से कट हो जाएगा 2 टाइम। पॉइंट से पॉइंट तो हमारा कैंसिल हो चुका है, ये पॉइंट से पॉइंट यहाँ पर कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि पॉइंट के बाद सेम वेरिएबल सेम नंबर से 12 से कट हो जाएगा 3 टाइम, 3/2 यानी कि कितना आ गया 1.5। तो ये तो रेशियो सेम आ ही नहीं रहा। तो रेशियो अगर सेम नहीं आता तो हम कह देंगे कि जो दोनों लाइन है EF इज नॉट पैरेलल टू QR, ये हम यहाँ पर स्टेटमेंट लिख देंगे। अगर रेशियो सेम आ जाता तो हम कह देते कि EF पैरेलल टू QR। अगर आपको बात समझ में, किस तरह से हमें क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। अब जितने भी क्वेश्चन है डायग्राम पे बेस्ट क्वेश्चन है, तो आपको डायग्राम अच्छे से आप देखिए उनको कि किस तरह से आप यहाँ से और क्या क्या इन्फॉर्मेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। इन दिस फिगर, तो आपको यहाँ पर एक फिगर दिया है, देखो ध्यान से देखना, वैल्यूज भी गिवन है। आपको बोला गया है कि दैट LM ये वाली लाइन और ये वाली लाइन पैरेलल है। अगर मैं इधर बात करूं तो ये वाली लाइन पैरेलल है। आपको प्रूफ करना है दैट AM अपॉन AB, ठीक है, AM अपॉन AB इज इक्वल टू N अपॉन AD, ठीक है। तो ये तो आप प्रूफ कर सकते हैं, बीपीटी हमें बेसिकली यहाँ पर प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले अगर मैं ACB ट्राइंगल के बारे में बात करती हूँ, यहाँ पर देखो इन ट्राइंगल ACB, तो यहाँ पर अगर मैं बीपीटी अप्लाई करती हूँ तो क्या हो जाएगा, M अपॉन MB इज इक्वल टू AL अपॉन LC। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर मैं ट्राइंगल के बारे में बात करती हूँ ACD, इन ट्राइंगल ACD में देखो, अगर मैं यहां से कहती हूँ आपसे कि N अपॉन ND इज इक्वल टू हो जाएगा L अपॉन LC। अब आपको ब्रैकेट में रीजन भी मेंशन करना है। क्या है इसका रीजन, बाय बीपीटी। यहां पर भी हम रीजन मेंशन कर देंगे बाय बीपीटी, ठीक है। अब क्वेश्चन को सॉल्व करो तो प्रॉपर्ली अच्छे से सॉल्व करना मैंने बता रखा है, पहले लिख दीजिएगा गिवन क्या क्या है। आपको डिपेंड करता है क्वेश्चन की मार्किंग कितनी है। अगर ये क्वेश्चन 1 मार्क में या 2 मार्क में आता है तो ठीक है, आप थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करके लिख सकते हैं। बट अगर ये क्वेश्चन 3 मार्क्स में आ रहा है तो पहले प्रॉपर लिखना गिवन, प्रूफ, फिर हमें क्या क्या यहाँ पर प्रूफ करना है। अगर हम कुछ कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कंस्ट्रक्शन आपको लिखना है। अब अगर मैं इन दोनों इक्वेशन के बारे में बात करूं तो आपको क्या यहाँ से रिजल्ट निकल रहा है, देखो L अपॉन LC, ये भी L अपॉन LC, तो क्या ये दोनों आपस में इक्वल हो जाएंगे, तो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं दैट M अपॉन MB इज इक्वल टू N अपॉन ND। लेकिन कि मैम आप तो गलत प्रूफ कर रहे हो, हमें तो चाहिए कि M अपॉन MB होना चाहिए। तो इस कंडीशन के लिए अगर दोनों साइड में +1 कर दूं तो चलेगा, बिल्कुल चलेगा। तो इसको अपन क्या करते हैं, दोनों साइड +1 कर देंगे। यह हमने लिखा M अपॉन MB +1 इज इक्वल टू N अपॉन ND +1। जैसा मैंने आपको पहले बताया था, ट्रांसपोज करूंगी तो ये क्या बन जाएगा, M प्लस MB बनेगा कि नहीं बनेगा, देखो M प्लस MB, तो इसको मैं डायरेक्ट AB कर दूं, AB अपॉन MB इज इक्वल टू AN प्लस ND, कितना हो जाएगा AD अपॉन ND। अब आपको प्रूफ क्या करना है, देखो प्रूफ करने में हमें जो चाहिए उसका रेसिप्रोकल है या नहीं है। इसका अगर मैं रेसिप्रोकल कर देती हूँ तो इसको फ्लिप कर दिया मैंने, तो क्या बन जाएगा, MB अपॉन AB इज इक्वल टू ND अपॉन AD। हैंस प्रूफ हो गया, प्रूफ, यही तो हमें प्रूफ करना था। क्लियर है, बढ़े आगे। इस तरह से सारे क्वेश्चंस में हम जितने आज सॉल्व करेंगे बीपीटी का ही यूज होगा और उन्हीं से रिलेटेड आप प्रैक्टिस कीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आएगा।
अब यहाँ पर भी आपको देखो फिगर गिवन है, तो देखो क्या है फिगर हमारे पास, ये रहा फिगर। अब ये क्वेश्चन भी सैंपल पेपर में आया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी कहाँ आया था, सैंपल पेपर में था। अब इसके लिए हमें क्या करना है, पहले तो देखो गिवन क्या क्या है कि जो डी है, डी पैरेलल है एसी के, ये वाली लाइन किसके पैरेलल है, एसी और डी आपस में पैरेलल है। और अगर मैं रिमेनिंग बात करूं तो ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो क्या है यहाँ पे देखो टू ट्राइंगल्स का पेयर फॉर्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। एक पेयर तो ये वाला है जिसपे मैं हाईलाइट कर रही हूँ, ठीक है, ये वाला पेयर है। अब इसके पैरेलल लाइन ये वाली है, ठीक है, तो ये दो पेयर बन गए। और एक हमारे पास है कि बड़ा वाला पेयर है और एक ये वाला पेयर है, तो क्या करूं, इनमें बीपीटी अप्लाई कर दूं। सबसे पहले चलो जो बड़ा वाला हमारे पास ट्राइंगल है उसी के अंदर बीपीटी अप्लाई कर देते हैं। तो सबसे पहले अपन ने लिखा इन ट्राइंगल ए बी सी एंड, अब एबीसी लिया, अब एबीसी के साथ क्या जाएगा, बी डी ई, ठीक है, क्या आ जाएगा, बी डी ई, बी डी ई। अब एक और बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इनका पॉइंट है, मतलब जो सिमिलर लाइन के सामने वाला पॉइंट होता है, वहां से आपको बीपीटी अप्लाई करनी है, मतलब वहां से आपको रेशियो देखना है। ऐसा नहीं कि आप कहीं से भी रेशियो देखने लग जाएं। तो जो पैरेलल लाइन है उसके सामने देखो, पैरेलल लाइन ये रही हमारे पास, ठीक है, इसके सामने क्या है, बी है। अगर मैं इस बिग ट्राइंगल के बारे में बात करी थी तो बी डी अपॉन एडी आएगा या नहीं आएगा, आ जाएगा। मैंने लिख दिया बी डी अपॉन एडी इज इक्वल टू, देखो अब सेकेंड वाला ट्राइंगल हमारे पास क्या है, ये रेशियो इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, दो ट्राइंगल हमारे पास यहाँ पर फॉर्म हो रहे हैं। सो बी डी अपॉन डी ए इज इक्वल टू, ये वाली लाइन थी तो मैंने लिख दिया बीई अपॉन ईसी, बीई अपॉन ईसी। ये हो गया स्टेटमेंट 1, इक्वेशन 1। क्या किसकी हेल्प से यूज किया अपन ने, बाय बीपीटी। और क्यों यूज किया, क्योंकि दोनों लाइंस आपस में पैरेलल थी। अब अपन इन दोनों ट्राइंगल के बारे में बात करते हैं, इन ट्राइंगल। अब इस ट्राइंगल का नाम क्या है, ए बी ई, ए बी ई। एंड सेकंड ट्राइंगल का नाम क्या है, देखो यहाँ पर अगर मैं यहां से देखो तो डी बी एफ यहां पर बोल सकते हैं, एफ, क्लियर। अब यहां पर अपन बीपीटी अप्लाई कर रहे हैं, तो बीपीटी कैसे अप्लाई होगी, देखो दिस एंड दिस, ये रेशियो इक्वल होगा बी एफ अपॉन एफ ई के, ठीक है। तो अपन ने यहां पर लिख दिया बी डी अपॉन ए डी या फिर डी ए इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी एस इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ ई। ये सेकंड स्टेटमेंट बन गया, क्लियर। अब इन दोनों स्टेटमेंट से देखो हमारे पास एलएचएस दोनों में सेम आ रही है, एलएचएस क्या है, दोनों में सेम है, तो अपन आरएचएस सेम होगी या नहीं होगी, हो जाएगी। सो बाय इक्वेशन 1 एंड 2, बाय इक्वेशन 1 एंड 2 क्या स्टेटमेंट निकलेगा, एलएचएस सेम है तो अपन यहां से लिख सकते हैं दैट बीई अपॉन ईसी इज इक्वल टू बीएफ अपॉन एफ ई। प्रूफ क्या करना था हमें, देखो बीएफ अपॉन एफ ई इज इक्वल टू बी अपॉन ईसी, यही प्रूफ करना था। यही हमारे पास प्रूफ हो गया, हैंस प्रूफ, ठीक है, हो गया हैंस प्रूफ, ठीक है। इति सिद्धम, सिद्ध हो चुका है ये, जैसे लिखा जाता है हिंदी में अगर अपन बात करें तो इसी को यही कहते हैं इति सिद्धम, मतलब जो हमें प्रूफ करना था वो सिद्ध हम कर चुके हैं, हैंस प्रूफ कर चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में भी यही है। अब देखो इतना अच्छा इजी क्वेश्चन था, सैंपल पेपर में था, हो सकता है एग्जाम में आ जाए, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। तो ये एक्सरसाइज भी इजी है, क्योंकि जो पार्ट हार्ड था, डिफिकल्ट क्वेश्चंस थे, वो हमारे सिलेबस से गायब हो चुके हैं, हट चुके हैं। तो हमारे लिए बहुत अच्छा है, इजी पार्ट बचा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा मार्क्स मैक्स में स्कोर कर सकते हैं। इन दिस फिगर, तो चलिए देखो फिगर कहाँ पर है, ये रहा फिगर, नेमिंग हमारे पास यहाँ पर हो रही है। अब इसके बारे में आप मुझे बताओ कि क्या यहाँ पर आइडियाज लग सकता है। पहले तो हमें जो गिवन है दैट डीई, यानी कि डी और ओक्यू, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है, ठीक है, ये दोनों लाइन आपस में क्या है, पैरेलल है। आपको प्रूफ करना है दैट ये ईएफ और क्यूआर ये आपस में पैरेलल होनी चाहिए। तो अगर मैं एक बार इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रही हूं, ये रहा हमारे पास ट्राइंगल, यहाँ पर अगर मैं बीपीटी लगा रही हूं तो देखो यहाँ पर ये पैरेलल लाइन है, ट्राइंगल है, पैरेलल लाइन है, बीपीटी से क्या हो जाएगा, पी अपॉन इक्यू हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। तो चलिए जो भी अपन ने किया सेम करना है। इन ट्राइंगल, ट्राइंगल नेम ले लिया अपन ने पी क्यू ओ, या पीओ क्यू भी अपन ले सकते हैं, पीओ क्यू। पीओ क्यू में क्या हो जाएगा, अब आप चाहें तो यहाँ पर दो ट्राइंगल ले लें, या फिर आप जैसे प्रीवियस में मैंने लिखा था दो ट्राइंगल मैंने लिख दिए थे, आप चाहें तो सिंगल ट्राइंगल के बारे में भी यहाँ पर बात कर सकते हैं। क्या हो गया हमारे पास, यहाँ पर हमने लिख लिया पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पी डी अपॉन डी ओ, इक्वेशन 1।
वापस से इसका रीजन क्या है, बीपीटी, जितना भी हम पढ़ेंगे उसका रीजन क्या है, बीपीटी है, ठीक है। अगेन अगर मैं देखूं इन ट्राइंगल, अगर मैं इस ट्राइंगल के बारे में बात कर रही हूँ, पीओआर, ठीक है, पीओआर, अब इसमें क्या हो जाएगा, देखो पीएफ अपॉन एफ आर, ये लिख दिया अपन ने, पीएफ अपॉन एफ आर इज इक्वल टू पीडी अपॉन डीओ, इक्वेशन नंबर सेकंड, अगेन बाय बीपीटी, ठीक है। बीपीटी के बारे में ध्यान रखना, फुल फॉर्म भी याद रखना है, स्टेटमेंट भी याद रखना है, थेल्स थ्योरम है ये भी याद रखना है, प्रूफ कैसे करते हैं वो भी याद रखना है, और उससे क्या रिड्यूस हुआ था, जैसे क्वेश्चन नंबर 3 में हमने किया था +1 करके, वो भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। देखो दोनों साइड में आरएचएस इक्वल है तो एलएचएस में इक्वल कर दूं, मैंने लिख दिया पीई अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पीएफ अपॉन एफ आर। अब आ जाओ अपने डायग्राम पे, पीई अपॉन ई क्यू, पी अपॉन ई क्यू इज इक्वल टू पीएफ अपॉन एफ आर, पीएफ अपॉन एफ आर। अब क्या आपको ये नहीं लग रहा कि ये जो लाइन है हमारे पास, इसको थोड़ा अगर मैं एक्सटेंड कर दूं तो आपको आई थिंक क्लियरली विजिबल हो जाए, ये लाइन इन साइड को 2 इक्वल रेशियोज में डिवाइड कर रही है, तो ये बीपीटी का कन्वर्स यहाँ पर अपन यूज कर सकते हैं या नहीं कर सकते, कर सकते हैं, कि अगर कोई भी लाइन है जो 2 साइड्स को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो जो लाइन है वो थर्ड साइड के पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। तो अपन यहाँ पे लिख देंगे बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, क्या हो जाएगा, EF पैरेलल टू QR। क्या हमें यही प्रूफ करना था, बिल्कुल हमें यही प्रूफ करना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। अब अच्छे क्वेश्चन है, बस आप प्रेजेंटेशन अपना प्रूफ है वो आप देख लीजिएगा किस तरह से आप उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। फिर से इन द फिगर, ये रहा हमारे पास फिगर, ठीक है, और ये रही उसकी नेमिंग, क्लियर। अब देखो, अब इसका आंसर तो मुझे पता है, आप भी दे सकते हैं। हमें गिवन है यहाँ पर कि कुछ लाइन्स है, AB कहाँ है, AB और PQ पैरेलल है, ठीक है। उसी तरह दिया है AC और PR, ये भी पैरेलल है। प्रूफ करना है कि जो BC है ये वाली लाइन, ये इसके पैरेलल है। क्या हम कर सकते हैं, देखो एक बार अगर मैं ये वाला इधर का ट्राइंगल ले लूं, POQ, ये मैंने ले लिया POQ, ठीक है। एक बार मैंने इधर का ट्राइंगल ले लिया। अब देखो मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, हम चाहे तो यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं, इन ट्राइंगल 2 ट्राइंगल हम ले सकते हैं यहाँ पर, जैसा अपन ने इक्वेशन में लिया था, बट अगर हम चाहें तो यहाँ पर आप सिंगल ट्राइंगल ही यूज कर सकते हैं। दोनों तरह से मैंने आपको बता रखा है, सिंगल ट्राइंगल वाला यूज करो ज्यादा बेटर रहता है, इजी रहता है। सिंगल ट्राइंगल मीन कि अपन ने लिख दिया इन ट्राइंगल POQ, इन ट्राइंगल POQ। अब POQ के अंदर क्या है, बीपीटी अप्लाई कर रहे हैं अपन। अब ध्यान रखना बीपीटी किधर से अप्लाई करोगे, ऐसे मत कर देना PA अपॉन AO हो जाएगा और यहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाओ कि इधर क्या लेना है। जो पैरेलल साइड है उसके जस्ट सामने वाला वर्टेक्स है, वहां से आपको मेजर करना है। पैरेलल साइड ये रही, सामने वाला पॉइंट ये रहा O, तो ये बन जाएगी OA अपॉन AP, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OB अपॉन OQ, ठीक है। OB अपॉन BQ, सॉरी यहाँ पर क्या बन जाएगा, OB अपॉन BQ, ठीक है, बन गया यहाँ पर। सिमिलरली अगर इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दिया, और मैंने दूसरे ट्राइंगल के बारे में अगर मैं बात करती हूँ, इन ट्राइंगल, अब इन सब के पीछे रीजन तो एक ही है, क्या है, बीपीटी। क्या है इसके पीछे रीजन, बीपीटी, बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। उस ट्राइंगल में हमने ले लिया इन ट्राइंगल POR ले लेते अपन, POR। तो देखो क्या बन जाएगा यहाँ से, OA अपॉन AP इज इक्वल टू OC अपॉन CR। इक्वेशन 2 रीजन वही है इसका, क्या है, बीपीटी, ठीक है। अब देखो दोनों इक्वेशन से देखो LHS इक्वल है, तो क्या मैं RHS को कर सकती, तो मैंने लिख दिया बाय इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है। दोनों हमारे पास स्टेटमेंट इक्वल आ गए। क्या इक्वल आया, OB अपॉन BQ, OB अपॉन BQ इज इक्वल टू OC अपॉन CR। हो गया ये हमारे पास। अब यहां से मैं यूज कर सकती हूँ कन्वर्स ऑफ बीपीटी, CBPT है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी का मतलब क्या हो गया, CBPT। सो बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स से क्या आइडेंटिफाई हम कर सकते हैं कि अगर कोई भी लाइन है एक ट्राइंगल की 2 साइड्स को किसी रेशियो में डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पर क्या बन जाएंगे हमारे पास, उनका जो रेशियो अगर सेम होता है तो लाइंस आपस में पैरेलल होती है। देयरफॉर वी कैन से दैट BC इज पैरेलल टू QR। यहाँ पर हमारे पास रिजल्ट निकला BC इज पैरेलल टू QR। क्या हमें यही प्रूफ करना था, एग्जैक्टली हमें यही प्रूफ करना था। देयरफॉर हैंस
प्रूव, ठीक है, हैंस प्रूव कर दिया। बहुत अच्छा लगता है जब हमारे पास कुछ स्टेटमेंट हम प्रूव करना चाहें और वो जल्दी से प्रूव हो जाता है। तो देखो ये थे हमारे आज के कुछ क्वेश्चन, बहुत इजी थे। मैंने स्टार्टिंग से इजीएस्ट क्वेश्चन यहाँ पर चूज किए हैं। जितना पार्ट सिलेबस में आ रहा है हम वो कवर करने वाले हैं और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी सॉल्व करने वाले हैं। तो इसी तरह से आप और भी लेक्चर्स को देखिएगा। जितने ज्यादा आप लेक्चर्स देखोगे, अगर अभी भी प्रिपरेशन आपने स्टार्ट नहीं करी है तो भी लेट नहीं हो जाएगा। आप अभी से भी अगर जागते हैं ना, नींद से मान लो अभी तक नहीं जागे हो, अब आप नींद से जाग रहे हो तो अभी भी लेट नहीं हुआ। लेकिन अगर आप फिर कुछ दिन और अगर आपने स्किप कर दिए, मान लीजिए दिसंबर निकल गया, आप अगर सोचे कि मैं जनवरी, न्यू ईयर है, नए साल से स्टार्ट करूंगा, ये मेरा मैंने सोच लिया कि भाई न्यू ईयर में मुझे क्या करना है, तो वो कभी भी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। तो बहुत लेट हो जाओगे, फिर सर्दी होने लग जाएगी, विंटर सीजन तो जानते हैं विंटर में क्या पसंद है, बस जल्दी जल्दी हम गरम गरम खाना खाएं और फिर हमें इतनी अच्छी नींद आती है, रात को नहीं पढ़ा जाता। दिन में आपके फिर एग्जाम्स भी होते हैं, 15 फेब से एग्जाम है और आपको प्री बोर्ड भी आने वाली, प्री बोर्ड भी आई थिंक आपकी चल रही है, तो अभी कुछ दिनों बाद स्टार्ट होने वाली है प्री बोर्ड्स भी। तो आप जल्दी से जल्दी अभी से प्रिपेयर कर लो। सेलेक्टेड टॉपिक है तो आपके पास बहुत अच्छा मौका है, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स आप स्कोर कर सकते हो। 20 मार्क्स तो एमसीक्यूज के ही हैं, 20 नहीं तो 18 तो आ जाएंगे। बाकी के रिमाइनिंग में देख लो, इजी इजी क्वेश्चन है, क्या कहीं भी कोई हार्ड क्वेश्चन है क्या? हार्ड क्वेश्चन तो हमारे पास है ही नहीं, सारे बहुत इजी है, तो आप इनको इजीली कर सकते हो। क्योंकि जितना भी हार्ड पार्ट था स्किप हो चुका है, मीन उसको हम यहाँ पर हटा चुके हैं, सीबीएसई ने सिलेबस से हटा दिया है। तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि आप आपके मार्क्स को इंक्रीज कर सकते हैं, परसेंटेज को इंक्रीज कर सकते हैं और पेरेंट्स को प्राउड फील करवा सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट लेक्चर में हम इसी के और रिमेनिंग क्वेश्चन करेंगे और 6.3 स्टार्ट कर देंगे। थैंक यू सो मच।